Good morning, students. Students, today we will start 7th chapter of history, that is civilizing the native and educating the nation. Well, students, अगर आप इसकी हेडिंग को देखते हो, इस हेडिंग के अंदर जो है वो है सिविलाइजिंग द नेटिव. इट मीन्स जो नेटिव पर्सन है, नेटिव इट मीन्स जो वहां के रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सिविलाइज करो. अगर आप उनको सिविलाइज कर देते हो इट मीन्स आप नेशन मीन्स पूरी कंट्री को ही एजुकेट कर देते हो, पूरी कंट्री को ही एजुकेटेड बना देते हो. वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिस्ट्री. इट मीन्स हम हिस्ट्री के उस टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस टाइम पीरियड के दौरान में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का हमारे ऊपर अधिकार था. ओके, अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करता हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना था कि जो हमारे इंडियन हैं दे आर अनसिविलाइज्ड पर्सन, दे आर बैकवर्ड एंड इट इज देयर मोरल ड्यूटी टू सिविलाइज देम. ये हमारे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उनका मानना था, ये हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना था. ठीक है, उसी चीज को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. अगर मैं बात करता हूं इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. आफ्टर देन वी विल डिस्कस हाउ द ब्रिटिश का एजुकेशन. यहाँ पर एजुकेशन का मतलब इंडियन एजुकेशन से है. जहां पर हम डिस्कस करेंगे द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जो है उनकी ट्रेडिशन क्या थी. Then we will discuss about grave errors of the East. अब यहाँ पर ईस्ट वर्ड यूज किया गया है. स्टूडेंट, आप सबको पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है दे आर द वेस्टर्न कंट्रीज अकॉर्डिंग टू अस, और उनके अकॉर्डिंग वी आर ऑन द ईस्टर्न साइड. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मीन्स हमारा इंडिया और इंडिया से लगता हुआ जो एरिया है वो सारा का सारा ईस्टर्न पार्ट माना जाता है उनके अकॉर्डिंग. और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या एरर्स हैं उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशन फॉर कॉमर्स. इट मीन्स कि बिजनेस से रिलेट की आप बात कर सकते हो, एजुकेशन का क्या मतलब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल. यहाँ पर थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे हम. यहाँ पर डिस्कस होगा कि जो लोकल स्कूल है उनके साथ फिर क्या हुआ. कुछ न्यू रूटीन्स एंड न्यू लॉज बनाए गए जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए. जो ब्रिटिश पीपल ने हमारे इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर थोड़ा सा इंटरफियर करना शुरू कर दिया, तो उस इंटरफियर के दौरान में हमें ये बात फील हुई, मीन्स कुछ न्यू रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए. तो कुछ न्यू रूल एंड जो लॉज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द एजेंडा ऑफ द नेशनल एजुकेशन, जहां पर महात्मा गांधी और जो डिफरेंट हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने कुछ बातें डिस्कस किया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर महात्मा गांधी ने इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस, मीन्स जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमें दास बना देती है, इसके बारे में. और ऐसे ही टैगोर अबाउट ऑफ पीस, इनके जो विचारधारा थी नेशनल एजुकेशन के विषय में, तो उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे. Now student, we have already discussed that British policies were affecting India's population. इस इंडिया पॉपुलेशन की बात मैं यहाँ पर करता हूँ. किंग्स, पीजेंट्स, ट्राइबल पीपल, वर्कर्स, इन सब के ऊपर ब्रिटिश जो रूल है उसका इम्पैक्ट आता है. और आप सबने इम्पैक्ट के बारे में ये भी देखोगा कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट था उनके ऊपर. आप नोट कीजिए
कि जब इंडियन पीपल आए तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो किंग्स थे दे आर गोइंग टू लॉस देयर किंगडम एंड टेरिटरी। उसके बाद अगर मैं पीजेंट्स की बात करता हूँ, पीजेंट्स दे हैड टू पे द हैवी टैक्सेस। ऐसे ट्राइबल पीपल जो उनके पुराने जिस ग्रेजिंग ग्राउंड के अंदर जिन फॉरेस्ट का वो यूज कर सकते थे, उन फॉरेस्ट के अंदर वो नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से उनको अपना जो पुश्तैनी जो काम था वो भी छोड़कर कोई ऐसे डेली बेसिस वर्कर के रूप में काम करना पड़ा। तो ये सारी चीज हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखी। मीन्स अगर हम सेकंड चैप्टर से बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से वो एक ट्रेड से टेरिटरी में कन्वर्ट हुए, मीन्स किस प्रकार से वो एज ए ट्रेडर हमारे इंडिया में आए। देन उसके बाद वो हमारे पॉलिटिकल जो रूलर्स थे वो बनने लगे। उसके बाद हमने पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने आयरन स्मेल्टर वगैरह वाले सेक्टर में इंडस्ट्री से ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश पॉलिसीज का पड़ा उसके बारे में डिस्कस किया। आज की जो चैप्टर है उसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे। मीन्स एजुकेशन से उनका क्या मतलब था। अब अगर एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इट मीन्स ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन एजुकेशन के ऊपर पड़ेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे द इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन एजुकेशन, इंडियन स्टूडेंट्स एंड यू कैन से इंडियन टीचर आल्सो। तो इन सब चीजों के ऊपर जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करता हूँ, ब्रिटिशर्स का केवल एम इतना ही नहीं था कि वो जस्ट ओनली इंडियन पॉलिटिकल टेरिटरी के ऊपर अधिकार करें, बल्कि दे वांटेड टू एजुकेट इंडियन। वो इंडियन को एजुकेट करना चाहते थे। दे वांटेड टू मेक इंडियन सिविलाइज्ड। वो इंडियन पीपल को सिविलाइज्ड बनाना चाहते थे। इसके पीछे भी उनका एक मेन उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि इसकी वजह से इन व्यक्तियों को जस्ट ओनली ब्रिटिश जो पीपल है उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। एक तरीके से अपने आप को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एजुकेशन फील्ड में भी कुछ परिवर्तन लाए। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ ब्रिटिश, हाउ द ब्रिटिशर्स का एजुकेशन, एजुकेशन से उनका मतलब क्या था। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारी एजुकेशन के बारे में सोचते थे, ब्रिटिश पीपल है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी सोचते थे, और इंडियन पीपल ने उसके का जो रिएक्शन था वो कैसे दिया, उन सब चीजों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बात क्या की है कि ब्रिटिश जो थे वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बैकवर्ड मानते थे, वो हमारे पीपल को अनसिविलाइज्ड मानते थे, और दे वांटेड टू मेक इंडियन सिविलाइज्ड, एजुकेटेड। तो इसी चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, और इंडियन ने उनके खिलाफ, मीन्स इंडियन की उनके के प्रति क्या रिएक्शन थी। कुछ ने उसको एक्सेप्ट किया, कुछ ने उसको नेग्लेक्ट किया, वट एवर द थिंग, वो सब चीजें हम अब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Now, first of all, we will discuss about the tradition of the orientation. अब यहाँ पर ओरिएंटेशन वर्ड आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर ओरिएंटेशन क्या है, तो ओरिएंटेशन के बारे में देखते हैं और फिर आप इस कंसेप्ट को देखते हैं कि ओरिएंटेशन है क्या। इन 1783, विलियम जोन्स, he was appointed as a junior judge at the Supreme Court that was set up by the company in Calcutta. विलियम जोन्स जो थे वो जूनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आए, जो कि कलकत्ता में कंपनी ने स्टैब्लिश किया। इट वाज इन 1783। अब मैं जोन्स की बात अगर करता हूं तो ही वाज नॉट जस्ट ओनली लॉ एक्सपर्ट, मीन्स वो जस्ट ओनली एक जज ही नहीं था, बल्कि वो एक लिंग्विस्ट भी था। लिंग्विस्ट, इट मीन्स द पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट वो व्यक्ति होता है जिसको काफी लैंग्वेज के बारे में जानकारी होती है। अगर मैं विलियम जोन्स की बात करता हूँ, he knew many languages like Greek, Latin, French, English। इन सब के बारे में उसको अच्छी जानकारी थी, तो that's why he is called linguist।
जब वो कलकत्ता में आया तो उसने पंडितों के साथ बैठना शुरू किया। अब पंडितों के साथ बैठने से उसने क्या चीज सीखनी शुरू की? ही स्टार्टेड टू लर्न संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड द एंशिएंट टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, अर्थमेटिक, मेडिसिन, ये सारी चीजें जो है वो पंडितों के साथ बैठकर वो सीखने लगा। मीन्स इसके माध्यम से उसे हमारे इंडियन लिटरेचर के बारे में जानकारी हो सकती है। ठीक है, तो विलियम जोन्स से जो कि एक जूनियर जज के रूप में आया, वो जस्ट ओनली एक लॉ एक्सपर्ट ना होकर एक लिंग्विस्ट था, जो कि इंडिया में आने के बाद पंडितों के साथ बैठने लगा, जहां पर उसने संस्कृत लैंग्वेज, हमारे इंडियन ग्रामर, यहाँ इंडियन जो टेक्स्ट थे, या हमारे कह सकते हो इंडियन लॉ जो थे, फिलोसफी और पॉलिटिक्स, इन सब चीजों के बारे में उसने नॉलेज लेनी शुरू कर दी। अब अगर हम बात करते हैं, जस्ट ओनली विलियम जोन ऐसे नहीं थे, इनके अलावा बहुत सारे अदर इंग्लिश मैन भी थे, लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ऐसे नेथनियल हैलेड। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो दे वर आल्सो हैव कीन इंटरेस्ट इन एंशिएंट इंडियन हेरिटेज लाइक जोन आल्सो। जैसे कि जोन का इंटरेस्ट था, उनका भी इंडियन हेरिटेज में था। अगर मैं इन दोनों व्यक्ति की बात करता हूं, उन्होंने जो हमारे संस्कृत और पर्शियन जो लिटरेचर था उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। एंड जोन टुगेदर विद कोलब्रुक एंड हेलेड ही फॉर्म एन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण किया। एंड आल्सो स्टार्टेड अ जर्नल, और उसने एक पत्रिका भी शुरुआत की जो कि एशियाटिक रिसर्चर के नाम से जाने लगी। अब आपके सामने यहाँ पर एक सोसाइटी का नाम आ गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और उसी ने एक पत्रिका स्टार्ट की थी, जर्नल स्टार्ट की थी, दैट इज एशियाटिक रिसर्चर। इसका मतलब क्या है? वो एशिया के कल्चर के बारे में, उसके लिटरेचर के बारे में, उसकी फिलोसफी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी पॉलिटिक्स के बारे में, हर एक चीज से रिलेटेड नॉलेज लेने की बात करने लगा। ओके, अगर मैं जोन्स और कोलब्रुक की बात करता हूं, दे हैड डीप रिस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट कल्चर, बोथ इंडियन कल्चर एंड द वेस्टर्न कल्चर। मीन्स उसने रिस्पेक्ट जो शो की, उसने हमारे इंडियन कल्चर को भी रिस्पेक्ट दी और साथ ही साथ जो उनका वेस्टर्न कल्चर था उसको भी दी। अकॉर्डिंग टू देम, इंडियन सिविलाइजेशन हैड अ ग्लोरियस पास्ट, जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। अब जो जोन्स और देखो, अभी हमने इससे पहले बात की थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें अनसिविलाइज्ड मानते थे, वो हमें बैकवर्ड मानते थे, बट दीज टू पर्सन, उन्होंने क्या बताया कि जो इंडियन सिविलाइजेशन थी उसका एक ग्लोरियस पास्ट था, उसकी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स थी। ठीक है, वो एक तरीके से पीक पे था अपनी सफलता की, बट धीरे धीरे उसके अंदर पतन होने लगा, इट वॉज डिक्लाइंड, वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। टू अंडरस्टैंड इंडिया बेटर, अगर आप इंडिया को बेटर मैनर से जाना चाहते हो, तो उनके जो लीगल टेक्स्ट हैं, जो उनके लिटरेचर हैं, जो उनके पवित्र ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया का कितना ग्लोरियस पास्ट था। These texts could serve as the basis of the future development of India. ये चीजें ही आपके इंडिया के जो ब्राइट फ्यूचर के बारे में बात करेंगी, वो आपको ब्राइट फ्यूचर को शो करेंगी। जोन्स और कोलब्रुक जो थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। So they decided to study ancient texts which would help Indians to understand their lost glory. अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इंडियन टेक्स्ट थे उन्होंने उसको स्टडी किया, करना शुरू किया, और वो बताना चाहते थे कि जो हमारे इंडियन पीपल है, जो इंडिया जो हम अपनी ग्लोरी खो चुका है, वो इंडियन पीपल को ये बात समझाना चाहते थे। दे वांटेड टू बिकम द गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर। और वो गार्डियन ही बनना चाहते थे, बल्कि वो मास्टर भी बनना चाहते थे। मास्टर कैसे? क्योंकि जो इंडियन पीपल जिनको अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में नहीं पता, उस ग्लोरियस पास्ट के बारे में वो बताएंगे। इस तरीके से वो इंडियन कल्चर के गार्डियन भी बन गए, और इंडियन पीपल के जो थे वो मास्टर भी बन गए। ठीक है, जब उन्होंने इंडियन टेक्स्ट या लिटरेचर को पढ़ा, तो उस टेक्स्ट और लिटरेचर से उनको क्या पता चला? उनको पता चला कि इंडिया जो था वो उसका एक ग्लोरियस पास्ट है, उसने पास्ट में बहुत ज्यादा अचीवमेंट अचीव की है। पर इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल डिक्लाइंड अवस्था में है।
इंडियन जो है, बहुत सारे इंडियन को ये भी नहीं पता कि पास्ट में उन्होंने क्या अचीव किया था, और हर जगह पर केवल एक ही रिम्योर फैली हुई थी, एक ही जगह एक ही अफवाह फैली हुई थी कि इंडिया इज जस्ट ओनली अ बैकवर्ड कंट्री। ठीक है, तो उन लिटरेचर के माध्यम से वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इंडियन पीपल को पता चले कि उनकी का पास्ट क्या है। सेकंड थिंग, वो उनके गार्डियंस के साथ साथ उनके मास्टर बनना चाहते हैं, वो उनको टीच करना चाहते हैं कि उनको अपने पास्ट के ऊपर गर्व करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, बहुत सारे जो कंपनी ऑफिशियल थे उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया। इवन उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन भी प्रोवाइड किए विच प्रोमोटेड द लर्निंग ऑफ द एनिशिएंट इंडियन टेक्स्ट, जो कि एनिशिएंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ने में को प्रमोट करते थे। दे आल्सो बिलीव दैट हिंदू मुस्लिम should be taught those subjects that were familiar to them, not unfamiliar the subject. अब उनका एजुकेशन से मतलब क्या था कि हिंदू और मुस्लिम को जो एजुकेशन आप दे रहे हो, आप उनको उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज दीजिए जिनके बारे में उनको ऑलरेडी पता है, जिनके बारे में उनको जानकारी है, जो उनके लिए कोई न्यूज चीजें नहीं है, क्योंकि उनको इंडियन लिटरेचर के, इंडियन टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, उनका ये मानना था। अब इस ऑब्जेक्टिव के आधार पे एक मदरसा मीन्स आप, ये एक उर्दू वर्ड है, इट मीन्स एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एक मदरसा सेटअप किया गया कलकत्ता के अंदर इन द ईयर ऑफ 1781, जो कि जिसको प्रमोट करता है फॉर द प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉज। और इसी तरीके से बनारस के अंदर एक हिंदू कॉलेज सेटअप किया गया 1791 के अंदर टू इंक्रीज द स्टडी ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है, इन सब चीजों को पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है, इन सब चीजों को पढ़ने से पता चल रहा है कि दे फेवर्ड इंडियन कल्चर, दे फेवर्ड इंडियन एजुकेशन, एंड दीज आर कॉल्ड ओरिएंटेशन। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। जिन व्यक्तियों ने इंडियन लिटरेचर, इंडियन कल्चर उसका फेवर किया, वो ओरिएंटेशन कहलाता है। अब क्लियर हुआ? जैसे जोन्स थे, विलियम जोन्स जो है, वो एक तरीके से ओरिएंटेशन का पार्ट बनते हैं, क्योंकि दे फेवर्ड, दैट पर्सन फेवर्ड द इंडियन कल्चर। पर कुछ जो पीपल थे, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो कि हमारे इंडियन कल्चर को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रथा है वो तो कहलाती है आपकी ओरिएंटेशन, और जो उसको फेवर कर रही है दे आर कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट। ये ओरिएंटलिस्ट थे, कुछ व्यक्ति उनके फेवर में भी नहीं थे। ठीक है, वो लगातार उनको अपोज करते जा रहे थे। यही कारण है कि बहुत सारे जो ओरिएंटलिस्ट थे, दे ऑलवेज फेस मैनी स्ट्रॉन्ग यू कैन से अपोजिशन, प्रोटेस्ट। ठीक है, उसी चीज को आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक ओरिएंटेशन का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा आपको। ओरिएंटेशन इसका मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, हमारे इंडियन कल्चर का फेवर कर रहे हैं, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फेवर कर रहे हैं, हमारे इंडिया से रिलेटेड जो ट्रेडिशन थी उनको फेवर कर रहे हैं। दे आर दैट प्रोसेस इज ओरिएंटेशन। और जो व्यक्ति फेवर कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट। वो आपके ओरिएंटलिस्ट कहलाते हैं, राइट? नाउ लेट्स थिंक अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अब हम बात करेंगे उन व्यक्तियों की जिन्होंने फेवर नहीं किया था। जिन्होंने फेवर नहीं किया वही तो बताएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। तो अगर मैं बात करता हूं, देयर आर मैनी ऑफिशियल्स who started criticizing the concept, the teaching of Indians, the Sanskrit and the Arabic literature. Reason क्या है? They thought that Eastern literature, it means the literature of the India and neighboring country, it was non-serious and full of flaws. Full of flaws का मतलब बहुत सारी गलतियां इसके अंदर। वो एक सीरियस मैटर को शो नहीं करता, वो एक बहुत ज्यादा आप कह सकते गलतियों से भरा हुआ है, उनका ये मानना था। जेम्स मिल, अब उन व्यक्ति में जेम्स मिल था, he declared that British should make Indians familiar with the scientific and technical advance, और वो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांस जिसको ऑलरेडी वेस्टर्न कल्चर जानता है। ना कि आप पोइट्री की बात करो, ना कि आप पवित्र धर्म ग्रंथों की बात करो, ना कि आप राजा महाराजा, ठीक है, इन सब व्यक्तियों के बारे में बात करो। इनके बारे में बात नहीं करनी है। हम बात करते हैं शिव पुराण की, हम बात करते हैं किसी दूसरे धर्म की, किसी पुराण की, हम बात करते हैं आप ये जो पवित्र ग्रंथ पढ़ते हो, गीता रामायण वगैरह, इनकी बात जो कर रहे हो, ये बात नहीं करनी है आपको।
दीज आर नॉट लॉजिकल। आपको साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि वेस्टर्न कल्चर को जिसके बारे में पता है। और हमारे ब्रिटिशर्स की ये ड्यूटी बनती है कि इंडिया को, इंडियन जो पीपल है उनको इसके बारे में पता हो। उनका मानना था द एम ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट टू प्लीज एनीवन। एजुकेशन का एम ये नहीं है कि किसी को खुश करना है, और जस्ट टू विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, या किसी दूसरे व्यक्ति के दिल में बसना है, बल्कि हमें कुछ टेक्निकल थिंग का पता होना चाहिए, कुछ साइंटिफिक थिंग का पता होना चाहिए, हमें रियलिटी का पता होना चाहिए। उनका मानना ये था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडियन जो लिटरेचर था उसका विरोध किया। 1930 के अंदर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द ओरिएंटलिस्ट इट ग्रू स्ट्रोंगर। और इन्हीं में से जो महत्वपूर्ण, जो आप कह सकते हो क्रिटिक हुए, वो थे थॉमस मकाले। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है वो। थॉमस मकाले के बारे में बार बार आता है। थॉमस मकाले ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू थॉमस मकाले, इंडिया वॉज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री एंड इट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। मकाले ने ये बात की। जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फेवर किया था इंडियन कल्चर के बारे में। इंडियन को बताया था कि भाई इंडियन को ये सब चीजें पढ़नी चाहिए। पर मैं जेम्स मिल की बात करता हूँ, थॉमस मकाले की बात करता हूँ, उन्होंने क्या कहा? दे वर अगेंस्ट ऑफ दोज थिंग्स। उन्होंने कहा कि इंडिया वॉज अनसिविलाइज्ड कंट्री, नीड टू बी सिविलाइज्ड। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज could be compared to what England had produced। ईस्टर्न नॉलेज के अगर कोई भी सिंगल एक ब्रांच को अगर हम इंग्लैंड की किसी भी एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। उनमें से एक व्यक्ति ने ये भी बात बोल दी कि होल इंडियन कल्चर, होल इंडियन लिटरेचर, जितनी भी आज तक जो डिस्कवरी है, जितने भी इंडियन लिटरेचर बना है, इंग्लैंड की जस्ट ओनली एक बुक की सेल्फ से ज्यादा उसमें नॉलेज नहीं है। बुक की सेल्फ का मतलब है एक छोटी सी अलमीरा जिसके अंदर जो उनकी बुक्स रखी होती है, मीन्स एक ऐसी रैक जिसके अंदर 4 to 5 अगर हम बात कर सकते हैं रैक होती है और उसके अंदर उनकी बुक्स रखी होती है। उन्होंने कहा कि जस्ट ओनली वो सिंगल सेल्फ और इंडियन जो लिटरेचर है टोटल, अगर उन दोनों को कंपेयर करते हैं ना तो वो उतना ही है। तो इंग्लैंड के पास देखिए कितना सारा है। उन्होंने इस तरीके से क्रिटिसाइज किया। ओके, नाउ मकाले ने क्या डिक्लेयर किया? Who could deny that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia? जो भी मैंने आपको बताया, मकाले ने क्या कहा कि यूरोपियन लाइब्रेरी की जस्ट ओनली एक सिंगल सेल्फ, जैसे कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर सेल्फ है ना, उस तरह की कोई सेल्फ, जो कि यूरोपियन अच्छी लाइब्रेरी है उसकी, हमारे इंडिया या आप कह सकते जो अरेबियन कल्चर है उसके पूरे नेटिव लिटरेचर की अगर वो बात करें उससे ज्यादा वो लाइब्रेरी है। He also requested the British government to stop wasting the money on Oriental learning। भाई ओरिएंटल लर्निंग के ऊपर आप जो पैसा खर्च कर रहे हो इसको बंद कीजिए। He asserted the need of teaching English to the Indians। इंडियन को इंग्लिश पढ़नी चाहिए so that they are able to learn the western science, philosophy, finest literature of the world। क्योंकि अगर वो उनको इंग्लिश आएगी, अगर वो इंग्लिश नॉलेज होगी तो उसी के बाद वो उस लिटरेचर को पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो ओरिएंटल लर्निंग कर रहे हो ना आप, कि संस्कृत सिखा रहे हो, पर्शियन सिखा रहे हो, अरेबिक लैंग्वेज सिखा रहे हो, ये छोड़ दीजिए, आप सिखाइए इनको इंग्लिश। एंड बाय द हेल्प ऑफ इंग्लिश दे वर एबल टू रीड वेस्टर्न साइंस, फिलोसफी, एंड यू कैन से दैट दिस इज द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। वो उनके बारे में जान पाएंगे। ये मकाले का मानना था। इज द ग्रेट क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किया था। ओके, अगले मकाले का सजेशन है द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इस मकाले के सजेशन को फॉलो करते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 बनाया गया और उसमें डिसीजन क्या लिया गया, जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा फॉर द हायर एजुकेशन इट मस्ट बी इंग्लिश। जो इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन में जाएगी वो इंग्लिश होगी। द संस्कृत कॉलेज एंड द कलकत्ता मदरसा they were seen as a temple of darkness in order to stop the promotion of the oriental learning।
ये थे उस वक्त, परंतु अब एक तरीके से उनको क्या बना दिया गया, उनको बिल्कुल एक डार्कनेस एरिया दे दिया गया, मीन्स उनको बिल्कुल पिछड़े स्तर पर रख दिया गया, ताकि जो ये ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है उस प्रोसेस को खत्म किया जाए। बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के अंदर वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस की जो कौन मानते थे, जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट का विरोध किया, इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो मदरसा बनाया गया था, ठीक है, जो ये आप कह सकते हो कलकत्ता के अंदर या जो संस्कृत कॉलेज बनारस के अंदर बनाया गया था, उनकी तरफ कोई भी ध्यान देने की बात नहीं कही, ताकि जो प्रमोशन है ओरिएंटल लर्निंग का वो रोक दिया जा सके। तो इस तरीके से जो मकाले आप कह सकते हो डिफरेंट क्रिटिसिज्म के आधार पे इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम जो चीजें थी या इंग्लिश जो थी वो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई गई। इनका मेन एम क्या था? मेन एम इनका ये था कि अगर इंडियन पीपल को इंग्लिश के बारे में इंग्लिश की नॉलेज हो जाती है तो उसके माध्यम से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का फेवर करेंगे। पहला मानना तो उनका ये था। दूसरा, तो बिकॉज दे आर एजुकेटेड, तो उनको जॉब के लिए कहां पर डिपेंड करना पड़ेगा, उन ब्रिटिश पीपल के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, तो हमेशा वो उनके फेथफुल रहेंगे, ये रीजन था। और नॉर्मली जो मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हम इकोनॉमिकल बेनिफिट की बात करें तो अगर वो ब्रिटेन से किसी ऑफिसर को लेके आते हैं, किसी क्लर्क को लेके आते हैं, वो ज्यादा कॉस्टली बनता था। अगर वो किसी एक इंडियन पीपल को एजुकेट कर ले तो उसे ही वहां पर जॉब पे रखे तो उसे बहुत ही कम पेमेंट करनी पड़ती थी। ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसका मेन एम था उनको इंडिया में इंग्लिश इंट्रोड्यूस कराने का। बट इसका एक काउंटर एस्पेक्ट भी रहेगा, ठीक है, जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। बट जो चैप्टर का एंड होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं चैप्टर के एंड में आपको ये बात भी डिस्कस करूंगा। ओके, now let's think about the education for commerce. Now if we think about students, in 1854 the co-director of the East India Company in London sent an educational dispatch issued by the Charles Wood. चार्ल्स वुड के माध्यम से लंदन से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक आप कह सकते हो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भेजे, और इसे कहा जाता है वुड डिस्पैच। इट वाज सेंट टू द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया। दिस आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द यूरोपियन लर्निंग एंड अपोज द ओरिएंटल लर्निंग। अब ये जो वुड डिस्पैच था, क्योंकि चार्ल्स वुड की आप कह सकते हो उसने इशू किया था इस एजुकेशनल चीज को, तो इसने क्या किया, उसने ओरिएंटल लर्निंग को तो अपोज किया, और जो यूरोपियन लर्निंग थी मीन्स इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराए थे उसको फेवर किया। इट आल्सो लेड स्ट्रेस ऑन द लर्निंग ऑफ द इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रभाव दिया गया, ताकि उससे आपके ट्रेड और कॉमर्स की जानकारी उनको हो और इससे उनके जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसका की डेवलपमेंट हो। इट वुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री रिसोर्स। इसके अंदर बात क्या कही है कि कंट्री के रिसोर्स को बढ़ाया जाए। इंट्रोड्यूसिंग इंडिया टू द यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ would result in the demand of the British good as their taste and preference would be changed. अब बड़े ध्यान से देखना कि जब इंडियन पीपल को यूरोपियन माध्यम का लाइफ स्टैंडर्ड बताया गया तो इसका बेनिफिट उनके ट्रेड को कैसे होगा। अब हमारे इंडियन पीपल डिमांड किनकी करेंगे, ब्रिटिश गुड्स की करेंगे। अगर ब्रिटिश गुड्स की डिमांड की गई तो ब्रिटिश ट्रेड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो हमेशा डेवलप होगा। वुड डिस्पैच ने क्या स्ट्रेस किया, यूरोपियन एजुकेशन वुड जनरेट सम गुड क्वालिटीज इन इंडियन, यू कैन से लाइक ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, इसके बेनिफिट से उनको कुछ ट्रस्ट वर्दी सिविल सर्वेंट्स भी मिल जाएंगे। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि अगर वो इस चीज को ब्रिटेन से मंगाएंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, अगर वो इंडियन पीपल को ही यूज करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो उनका एक मेन एम ये भी था वो डिस्पैच का कि अगर वो इंडियन पीपल को पढ़ाएंगे तो उससे उनको दो प्रकार के इंडियन मिलेंगे, ऑनेस्ट भी और ट्रूथफुल भी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर जो है गुड सिविल सर्वेंट यही से अचीव कर लेंगे एंड दे वर द ट्रस्टवर्दी पर्सन। एज पर द डिस्पैच, इट मींस वुड डिस्पैच, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वर आल्सो सेटअप टू कंट्रोल ऑल ओवर द एजुकेशनल मैटर्स। यूनिवर्सिटीज
were established in Calcutta, Madras and Bombay also. ठीक है. Though a revolt was also faced in Meerut and Delhi in the year 1857. वो 1857 के अंदर हुआ था. ठीक है. बट यूनिवर्सिटीज जो थी वो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे इन सब जगह पर इस्टेब्लिश कर दी गई थी ताकि एजुकेशन जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सके. एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस लाए गए, बहुत सारे उसके लिए प्रयास भी किए गए. So while these steps were taken by the Britishers to bring the change just only in the education system. ठीक है. पर मोटिव आपको पता ही चल गया. पहला था कि ट्रेड कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर इंडियन ब्रिटिशर्स की बात सीखेंगे तो ब्रिटिशर की बात सीखने की वजह से उनका लाइफस्टाइल का जो टेस्ट होगा वो किनकी डिमांड करेगा, ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड करेगा. इससे उनको ट्रेड में बेनिफिट होगा. सेकंड थिंग, इसकी वजह से उनको एजुकेटेड इंडियन पीपल जो कि आप कह सकते हो ऑफिसर्स मिल जाएंगे और वो भी ट्रस्टफुल या ट्रस्टवर्दी मिल जाएंगे. ये कुछ उनके बेनिफिट्स थे. तो इसके आधार पे उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया, यूनिवर्सिटीज सेटअप की गई. तो ये सब जो प्रोसेस थी उन्होंने की. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो होगा व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल. इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. Students, if you have any doubt related to the topic which we have studied today, so you can ask me.